अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज़ आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th उर्दू का जो पेपर हुआ था। क्लास 10th उर्दू पेपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, अगर आज डेट की बात करें तो आज है 24 फरवरी 2023 एंड आज CBSE का उर्दू का पर्चा था, उर्दू का पेपर था। एंड हमने ऑलरेडी यहाँ पे आपके लिए मॉडल पेपर सेट कर रखे थे। आपको आज एनालिसिस करने का मौका मिलेगा कि भाई हमारा जो क्वेश्चन है उसमें से कितने % आपको क्वेश्चन आए। एंड जिन बच्चों ने ये पेपर दिया तो चलो वो भी अपनी जो उनकी परफॉर्मेंस है वो भी देख लें, यहाँ पे उन्होंने कितने मार्क्स अच्छी तरह से किए। हमारे पास पूरा पेपर, हम पूरे पेपर को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, हमारा एनालिसिस होने वाला है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हम आज के कोर्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज की जो हमारी वीडियो है वो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखो, यहाँ पे आपको पहले इंट्रोडक्शन दी गई है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट होती है ना कि आपको ये काम करना, ये काम नहीं करना, तो उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम सीधा जंप करते हैं हमारा जो मेन कंटेंट है उस पर। हमारा सेक्शन ए, इसको कहते हैं रीडिंग कम्प्रहेंशन। सेक्शन ए है, इसको क्या कहते हैं भाई? रीडिंग कम्प्रहेंशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है मंदरजा झेल गैर नरसी इक़्तिबास को गौर से पढ़ी और इससे मुतल्लिक़ पूछे गए सवालों के जवाब दीजिए। भाई आपके पास ये जो पहला पैसेज है, पहला जो पैराग्राफ है, ये गैर दरसिया मतलब आपकी बुक से नहीं दिया गया है, ये बुक से मतलब आउटसोर्सिंग से आया हुआ है। तो आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। एंड पे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आपको उसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपका पेपर तो आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। यहाँ पे दीवार चीन के बारे में है, ठीक है। दीवार चीन को हम कहते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दीवार चीन की लंबाई तो ऊंचाई नीचे पहाड़ी कहता है, दीवार चीन की लंबाई तो ऊंची नीचे पहाड़ियों पर उतरती चढ़ती हुई बहुत दूर तक यानी मीलों तक जाती है। जब आप ये पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको पूरा पता चलेगा। खैर मैंने ये पढ़ लिया है, हम सीधा जंप करेंगे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कहते हैं? क्वेश्चन, दीवार चीन की क्या चीज़ मीलों तक दूर जाती है? तो आपको पता है कि जो दीवार चीन की लंबाई होती है वो मीलों तक दूर जाती है। अभी हमने पढ़ा, जब आप पढ़ोगे तो आपको भी वहाँ पे डेफिनेटली आ जाएगा। आप बच्चों ने पढ़ा होगा। तो दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किन की टोलियाँ घूमती फिरती हैं? दीवार चीन की अगर बात करें तो वहाँ पे सियाह जो होते हैं ना, टूरिस्ट, उनकी टोलियाँ घूमती फिरती रहती हैं। इतना हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शेयर करने वाली क्या चीज़ हासिल करते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे ऊपर आपने देखोगा, जब हमने देखोगा सियाह करने वाले यहाँ पे बहुत कुछ, एक तो तारीख के बारे में उनको पता चलता है और बाकी उनका जो मेंटल बैलेंस होता है वो भी ठीक रहता है। ऊपर यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया होगा, सियाह करने वाले क्या यहाँ पे हासिल करते हैं? वो दिल बहलाने की गज़र से यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा। ऑलराइट, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीवार चीन की चौड़ाई का अंदाज़ा किस बात से लगाया जा सकता है? देखो, दीवार चीन की चौड़ाई के बाद चौड़ाई का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ पे पर लिए हम 2-3 घोड़े दौड़ा सकते हैं, ठीक है। ये चीन की दीवार जा रही है, सपोज ये चीन की दीवार जा रही है एंड यहाँ पे बैक टू बैक एक घोड़ा यहाँ पे, घोड़ा यहाँ पे, घोड़ा यहाँ पे, इस तरह से घोड़े दौड़ाए जा सकते हैं। इससे हमें चीन की दीवार की चौड़ाई का पता चल जाता है और ये आपको ऊपर से लिखा हुआ मिलेगा। ऑलराइट, इतना होगा क्लियर। अच्छा, जिन बच्चों ने ये किया उनके लिए ऑल द बेस्ट। ये पहला पेपर था और ये पहले क्वेश्चंस के कुछ पार्ट थे, उन्होंने अच्छी तरह से किया होगा, आई होप सो। एंड दूसरी बात करते हैं यहाँ पे मदरजा झेल गैर दरसी। और पहले तो हमने नसर देखा, अब है नज़म, ठीक है। मतलब जो शायरिया या जो पोइट्री का पोर्शन है उसमें से आपको एक गैर दरसी मतलब आउट ऑफ द सिलेबस एक पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ पे एक नज़म दी गई है। आपको इसको पढ़ना है, एट द एंड आपको क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेम टू सेम हमने भाई आपको जो आपको मॉक टेस्ट लगाए थे, हमने जो आपको सैम्पल पेपर करवाए थे, बिल्कुल उसी की कॉपी पेस्ट और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कहता है मदरजा झेल गैर दरसी शायरी इक़्तिबास को गौर से पढ़ी और इससे मुतल्लिक़ पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। भाई हम पढ़ लेते हैं। पहले यहाँ पे लिखा क्या है? या रब रहे सलामत हिंदुस्तान हमारा, भले फूले हमेशा ये गुलिस्तान हमारा, फले फूले हमेशा ये गुलिस्तान हमारा। शायर आगे कहता है गोंगो चमन हमारा कश्मीर उत्तराखंड, ठीक है ना। गोंगो चमन हमारा कश्मीरा उत्तराखंड है, कितना खूबसूरत ये गुलिस्तान हमारा। बच्चों के सर पे रखा माँ का हो जैसे आंचल, अमन व अमा का ठंडा ये साहिबा हमारा, ठीक है। बढ़ता रहेगा यूं ही तो देख लेना, गौतम का और गांधी का ये हिंदुस्तान हमारा। अब क्वेश्चन क्या होता है भाई? पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है हिंदुस्तान को क्या कहा गया है? हिंदुस्तान को अगर आप पूरा शायर को पढ़ोगे या ये जो मिसरी थे इसको पढ़ोगे तो इसे आप एनालिसिस करेंगे, जो हिंदुस्तान है इसको एक गुलिस्तान का खिताब दिया गया, इसको गुलिस्तान कहा गया है। अगले क्वेश्चन पे जंप करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारे पास, देख लेते हैं। इस नज़म में शायर किससे मुखातिब है? तो इस नज़म की बात करें तो इस नज़म में शायर खुदा से मुखातिब है, ठीक है। मुखातिब का मतलब है बातचीत कर रहा है, मतलब उससे फरियाद कर रहा है, तो मुखातिब का ये मतलब होता है। उत्तराखंड के अलावा किस मशहूर इलाके का जिक्र किया गया? तो अब जब आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे उत्तराखंड के अलावा वहाँ पे कश्मीर का जिक्र किया गया। किसका जिक्र किया गया? कश्मीर। आगे समझ आपको अच्छी तरह से, आगे चलें। ऑलराइट, साहिबा की मिसाल किस चीज़ से दी गई है? साहिबा आपने ऊपर पढ़ा होगा तो वहाँ से आपको कैच कर सकते हैं कि साहिबा की मिसाल किस चीज़ से दी गई है।
कहाँ पे है हमारा साहिबा, माँ के आंचल से उसकी मिसाल दी गई है, ठीक है। माँ का आंचल होता है ना, या माँ की गोदी, मतलब जिसको हम कहते हैं बतन, उससे मिसाल दी गई है साहिबा की। इतना हो गया क्लियर। एंड आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कैसे है, कहते हैं इक़्तिबास में से किन दो मशहूर लोगों के नाम लिखे दिए गए हैं। याद रखना कि अगर आप पूरा इक़्तिबास पढ़ते हो तो वहाँ पे एक तो गांधी जी का नाम है, गांधी जी, गांधी लिखा है, और दूसरा गौतम बुद्ध, बुद्ध और गांधी जी का नाम वहाँ पे मेंशन्ड है। ऑलराइट, इतना हो गया क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दर्ज झेल दरसी नसरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और इससे मुतल्लिक़ पूछे गए सवालों का जवाब लिखिए। भाई अब आपके पैसेज आते हैं आपकी बुक से, जो आपका बुक्स का नर्स वाला जो नसर वाला पोर्शन है, जिसका हम कहते हैं जो सिंपल उर्दू होता है वो वाला पोर्शन है, वहाँ से आप ये पैसेज दिए गया, पैराग्राफ दिया गया, आपको उसको पढ़ के उसके आंसर देने हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, आज के इल्म कहते हैं कि हमारी दुनिया पहले आग का गोला थी। क्या खोलता है, आज के इल्म कहते हैं कि पहले हमारी दुनिया आग का गोला थी। इस आग का नहीं जो हमारे घरों में जलती है, ये एक और आग थी जो बिन जलाए जली और बिन बुझाए बुझ गई। शायद ये वो चीज़ थी जिसे हम बिजली कहते हैं, लेकिन कभी ना कभी दुनिया आग का गोला थी, क्योंकि हमें ऐसे ही लाखों करोड़ों आग के गोले आसमान में चक्कर खाते दिखाई देते हैं। याद रखना ये क्वेश्चन पे पूछा गया है। और हमारी ज़मीन पर अब भी आतिश फिज़ा पहाड़ जब चाहते हैं दहकती आग उगल देते हैं। ये भी आगे इसे क्वेश्चन बनेगा। या ज़मीन के अंदर से खोलते पानी के चश्मे फूट निकलते हैं दूसरे आग के गोले जो दुनिया से बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा पुराने हैं। अब तक आग ही आग हैं दुनिया में। ये आग पानी और ज़मीन क्यों बन गई ये हमें मालूम नहीं, बस हमारी किस्मत में कुछ यही लिखा था। ठीक है, आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भाई क्वेश्चन क्या कहते हैं, आपको पहला क्वेश्चन है ये इक़्तिबास मतलब ये जो पैसेज है, ये जो चैप्टर है, या ये जो आप बोलोगे ये जो आपको ऊपर से इक़्तिबास थोड़ा सा मिला, ये किस सबक से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा आदमी की कहानी। ठीक है, आदमी की कहानी से लिया गया है। हमें कितने आग के गोले आसमान में चक्कर लगाते दिखाएंगे, इसका राइट आंसर आ जाएगा लाखों करोड़ों जो आग के गोले होते हैं, जिसको हम प्लैनेट कहते हैं या स्टार कहते हैं, वो हमारे स्टार कहते हैं, वो हमारे अर्थ के या बाहर वो घूम रहे हैं, या एटमॉस्फेयर में, क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेयर तो नहीं बोलेंगे, मतलब स्पेस में घूम रहे हैं वो, ठीक है ना, यूनिवर्स के अंदर वो घूम रहे हैं। इक़्तिबास में आग का मुतज़ाद लफ्ज़ तलाश कीजिए। आग का मुतज़ाद होता है पानी, ठीक है, आग का मुतज़ाद होता है ठंडा, आप देख भी सकते हैं। आतिश फ़िज़ा पहाड़ क्या उगलते हैं, तो आतिश फ़िज़ा पहाड़ जो होते हैं वो आग उगलते हैं अपने अंदर से, ठीक है ना, जिसको हम लावा कहते हैं। दूसरे ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी, आप फिक्र ना करें। आतिश फ़िज़ा पहाड़ के उगलते हैं, हमने पढ़ लिया। दूसरे आग के गोले दुनिया के मुकाबले में कैसे हैं, मतलब दुनिया के मुकाबले में बहुत बहुत बड़े हैं, अर्थ से तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो ये भी हमारा हो गया ख़त्म। अब होता है ये भी क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। बट आपको ये जो इक़्तिबास दिया गया है, ये जो शायरी दी गई है, ये आपकी बुक से दी गई है। हर एक चीज़ है पैदा कुदरत खुदा की, ये अगर आप देखोगे इसको अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये पहाड़ और गलेरी का चैप्टर है। ठीक है, आप पूरा पढ़ो, मैं तो नहीं पढ़ने वाला इसको, हम यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, इस नज़म का अनवान क्या है, नेकी और बदी पहाड़ गलेरी, तो इसका अनवान है पहाड़ और गलेरी। इतना हो गया। इस नज़म के शायर कौन है, तो इस नज़म के शायर कौन है, जल्दी से बताएं। सॉरी मैं थोड़ा नीचे करता हूँ। इस्माइल मिर्ठी इसके नज़ीर अकबर आला आबादी हैं, इकबाल हैं, साहिर हैं, तो आप बताएं इसके शायर का नाम क्या है। लफ्ज़ जहाँ का मतलब क्या है, लफ्ज़ जहाँ का मतलब है दुनिया। क्या मतलब है इसका, दुनिया, जहाँ को हम कहते हैं दुनिया। खुदा की हिकमत क्या है, खुदा की हिकमत क्या है कि उसने छोटी और बड़ी चीज़ें बनाई, उसकी ही हिकमत है कि उसने क्यों बनाई है। आखिरी शायर से क्या पैगाम हासिल होता है, आखिरी शायर को पढ़ लेते हैं एक बार, देखते हैं क्या पैगाम हासिल होता है उससे हमें। आखिरी शायर कहता है, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में, यहाँ से यहाँ तक। जिसका मतलब है कि खुदा ने जो भी चीज़ बनाई है वो निकम्मी नहीं है भाई, मतलब हर जगह कोई ना कोई पर्टिकुलर काम है, कोई ना कोई टास्क है। ठीक है, अगर आप पैदा होगे तो अपने आप को निकम्मा बिल्कुल ही मत समझने की गलती कर देना। तो कोई बुरा और अच्छा नहीं, मतलब कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। खुदा ने जो भी बनाया तो उसमें किसी को बुरा नहीं बनाया, हर एक परफेक्ट रोल है कायनात के अंदर, सोसाइटी के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। तो इसलिए अपने आप को कभी भी हकीर मत समझो। आई होप इतना आया होगा समझ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है यहाँ पे, हाँ हमने ये पढ़ लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, दर्ज झेल किसी एक मजमून पर 250 अल्फाज में मुश्तमल मजमून लिखिए। ठीक है ना, नीचे कुछ टॉपिक देंगे और इसमें से आपको क्या लिखना है, यहाँ पे मजमून लिखना है। एंड बिलीव मी गाइस, यहाँ पे जो मैंने आपको बोला तो उसमें से आपको 3 यहाँ पे आ गए। कल हमने ये डिस्कस किया था पेपर से एक दिन पहले, योम जमहूरिया
मैंने आपको बोला था ये आप अच्छी तरह से याद करके जाएं। मेरा पसंदीदा शख्सियत, ये भी मैंने बोला था, और स्कूल का सालाना जलसा, ये 3 हमने वहाँ पे हाईलाइट किए थे एंड डेफिनेटली वो 3 के 3 पूछेंगे। अब आपको तो एक करना था एंड बच्चों ने मुझे पता है इसमें से मेरा पसंदीदा शख्सियत किया होगा। योम जुमहरी पे भी आप लिख सकते थे, स्कूल का सालाना और तालीम की अहमियत, ये तो सबको पता है भाई, ये तो मतलब सर से बूढ़ सवार होता है ना लोगों को, तो उन्होंने इस तरह से लिखा होगा इसको। अगला क्वेश्चन कहता है स्कूल के प्रिंसिपल के नाम सेक्शन तब्दील करने के लिए दरख्वास्त लिखिए। आपका सेक्शन ए है तो आप बी में जाना चाहते हो तो प्रिंसिपल की एप्लीकेशन लिखना है, जिसमें आप वहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे सर मेरे को सेक्शन अपना चेंज करना है। सबसे आसान, आई होप के सबको आया होगा, बट यहाँ पे चॉइस आपको, बड़ी बहन बीमार है, आपकी बड़ी बहन हाथ लेकर उसकी तबीयत का हाल मालूम कीजिए। अच्छा, ये किस्म का इनफॉर्मल लेटर तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर्मल में थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, फॉर्मेट का ख्याल रखना पड़ता है। इनफॉर्मल में ऐसा नहीं होता कुछ भी, बहन है तो लिखोगे, मज़े से पूछोगे भाई क्या बहन, ठीक है, क्या हुआ, नमूना वूमना हो गया, ठीक है, तो ये सब कुछ लिखोगे, ठीक है। उसके बाद हबीब एंड यकीन मानो, यहाँ पे मैंने आपको ये भी बोला था, हबीब तनवीर जो है इसकी हालात ज़िंदगी पे आपको याद कर लेना चाहिए। इसकी हालात ज़िंदगी हमने क्या क्या बोला था वहाँ पे, मैंने बोला था आपको इकबाल के बारे में पता होना चाहिए, इकबाल याद करो, मीर तकी मीर याद करो, तनवीर को याद करो, हबीब तनवीर को याद करो, और एक और बंदा था मैंने एक बोला था, हाली को याद करो, ठीक है ना। इसमें से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तनवीर के ऊपर, या हबीब तनवीर के ऊपर यहाँ पे सीधा क्वेश्चन आ गया। अगर आपको ये नहीं याद आता हो तो आपके पास ऑप्शन थे काठी का घोड़ा, काठी का घोड़ा, इसको एक मतलब मरकजी ख्याल क्या था, इसको सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल थीम इस क्वेश्चन की लिखना थी आपको। आई होप आपने लिखा होगा अच्छी तरह से। अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला वाला क्वेश्चन कहता है नज़ीर अकबर आबादी या गालिब की हालात ज़िंदगी पर और उनकी शायरी पर 100 अल्फाज पर मुश्तमिल नोट लिखिए। मतलब आपको नोट लिखना है किसके, इकबाल नहीं सॉरी यहाँ पे गालिब या नज़ीर अकबर आबादी, ये 2 शख्सियत हैं। यहाँ पे चॉइसेस है आपके पास, आप दोनों में से किसी एक के ऊपर आप एक नोट लिख सकते थे। तो मेजॉरिटी ऑफ बच्चों ने 80 to 90% गालिब को ही चुना होगा। यहाँ पे सबको पता है गालिब कहाँ पे पैदा होते हैं, उनकी पहली ज़िंदगी कैसी थी, लड़कपन के ज़माने में ही गुरबत में चले गए थे, उनकी छोटी उम्र में ही 13-14 ईयर की उम्र में शादी हो गई थी, काफ़ी डिप्रेसड थे। मतलब आपने अच्छी तरह से इनको पढ़ा होगा एंड अच्छी तरह से इसको पेल लिया होगा, ठीक है ना। और ये मुगल दरबार में रहते थे, इतना भी आपको पता होगा अच्छी तरह से। एंड आपको ये भी याद होगा कि काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, अर्ज़ किया है कि काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म मगर तुमको नहीं आते। आप इसको आप खुद इसका तस्रीह करें। इसके अलावा आपके पास आर भी था, नज़म नेकी और बदी या ए शरीफ इंसानों का खुलासा लिखिए। आपको पूरी समरी लिखनी थी, आपके पास 2 ऑप्शन थे, एक ए शरीफ इंसानों या नेकी और बदी। ऑफकोर्स आपने अच्छी तरह से पढ़ा था और इसको आप आराम से वहाँ पे लिख सकते थे। इतना होगा क्लियर, मज़ा आ रहा होगा। अब आता है हमारे पास फंक्शनल ग्रामर, जो आपका ग्रामर का पोर्शन था ना भाई, सबसे आसान था एंड हमने एक एक क्वेश्चन किया हुआ था, यकीन मानो हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था। देखो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप पिछली वीडियो मेरी देखिए एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा नहीं सर ने सब कुछ पढ़ा रखा था। अभी आपको इंग्लिश का पेपर आने वाला, ठीक है ना, तो आप ये मत सोच के जाना कि भाई पता नहीं क्या क्या होगा। जो हम पढ़ाएंगे अगर आप उस पर आप बिलीव करेंगे नियर अबाउट 60 to 70% आपको डेफिनेटली वो आने वाला एग्जाम में, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, हमें खुद पर भी कॉन्फिडेंट आ जाता है कि बच्चों को ठीक यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। दरअसल जेल में से सिर्फ 8 सवालों के जवाब देना, जो भी ऑप्शन है आपको 8 के जवाब देना है। पहला अहमद कल आया था, ये फेल कौन सा, आपको पता है फेल हमारे पास 3 होते हैं, फेल माजी होता है, फेल हाल होता है एंड फेल मुस्तकबल होता है। अगर हम अहमद की बात करें तो ये कल पास्ट की बात हो रहा है, तो इसका मतलब है फेल माजी की बात हो रही है यहाँ पे। ऑलराइट, इतना हो गया। गरीबों में खाना तकसीम किया गया, ये कौन सा फेल है, सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं। गरीबों में खाना तकसीम किया गया, मतलब इसमें देखोगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट गायब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अगर ये होता है कि रिहान ने गरीबों में खाना तकसीम किया तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी था, यहाँ पे वो भी था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी था। याद रखना अगर आपको सब्जेक्ट मालूम हो तो वो आपको हो जाएगा फेल मारूफ आ जाएगा, बट अगर आपको सब्जेक्ट मालूम ना हो तो वहाँ पे आ जाता है फेल मजहूल। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा एंड आगे चलते हैं। सचिन तेंदुलकर एक शानदार बल्लेबाज थे, इस जुमले में सचिन तेंदुलकर इसे किस इसम, मतलब ये कौन से इसम है सचिन तेंदुलकर। आपको पता है सचिन तेंदुलकर एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, तो प्रॉपर नाउन उर्दू में कहते हैं इसमें खास। इतना हो गया क्लियर। राब्ते की अलामत क्या है, देखो यहाँ पे होते हैं ना हमारे पास होते हैं, इसको कहते हैं पंचुएशन। उर्दू के पंचुएशन अगर हम देखें तो राब्ता क्या कहते हैं, बच्चे ने यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया, इसने यहाँ पे डैश को लिख दिया। असल में अगर राब्ते की राइट इसको देखें तो राब्ते का मतलब होता है कूलन, ठीक है। तो ये जो 2 कूलन होते हैं ना आपके पास, इसको हम कहते हैं राब्ता कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे से मिस हैंडल हो गया, इट्स ओके, बट याद रखना ये ग्रामर का पोर्शन है तो हमने ऑलरेडी करवा के रखा है, डोंट वरी। अगर आपका पेपर है, अगर जेके बॉस वालों को जिस तरह पेपर है तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, ठीक है ना। अगर आपको कोई और पेपर प्रैक्टिस के लिए देख रहे हो तो उसको भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो राब्ते का मतलब है कुलन, यहाँ पे इतना हो गया क्लियर। आगे चलते हैं। शिकस्त की मुताज़द क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिकस्त की मतज़द क्या है, मतलब शिकस्त की अपोजिट क्या है, इसकी ज़िद क्या है, तो आ जाएगी फ़तेह। शिकस्त का मतलब है किसी की हार और फ़तेह का मतलब है जीत, विक्ट्री। ओके, दर्ज झेल अल्फाज में से वाहिद की पहचान कीजिए। अच्छा, आपके पास 4 ऑप्शन, इसमें से आपको वाहिद ढूंढना है। अमरा तो ये प्लूरल आ जाएगा, जमा आ जाएगा, अफवाज भी जमा आ जाएगी, अख्तियार एक वाहिद है, ठीक है ना, और बेगमात भी जमा है बेगम की। आगे क्वेश्चन कहता है सलातीन का वाहिद क्या है। सलातीन होता है, वो हो जाता है सुल्तान, उनको वाहिद की बात करें तो वो हो जाता है सुल्तान। हो गया इतना क्लियर। वैसे भी आपको सभी नहीं करने थे, जो आपको आते थे आपने उतने ही किए होंगे। दर्ज झेल अल्फाज में से किसी में लहा का इस्तेमाल कीजिए। लहा का क्या मतलब होता है, जो लास्ट पे आता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा अक्लमंद, ठीक है ना, मंद बाद में आता है तो यहाँ पे राइट आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद देखें दर्ज झेल में से मोनस की पहचान कीजिए। आपको मोनस की पहचान करना है। रास्ता, रास्ता अच्छा है तो ये मुज़क्कर बन जाएगा। हथौड़ा भारी है, हथौड़ा भारी है तो ये भी क्या आ जाएगा, मुज़क्कर आ जाएगा। खौफ मत खाओ, ये भी क्या आ जाएगा, मुज़क्कर आ जाएगा। मेहनत करना ज़रूरी है, मेहनत किया करें, ठीक है ना, मेहनत कामयाबी की जड़ है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, तो राइट आंसर आपका मेहनत आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। बदन का मुतरादफ क्या होगा। बदन, मुतरादफ का मतलब है सिनोनिमस, सेम वर्ड क्या आ जाएगा बदन का, तो यह आ जाएगा आपका जिस्म। हो गया इतना क्लियर। ऑलरेडी देख लेते हैं। आगे हैं आपके लिए मुहावरे और कहावतें। इसको क्या इस्तेमाल करना, आपको जुमले में इस्तेमाल करना है। मुहावरे और कहावतों को आपको जुमले में इस्तेमाल करना है। जिस तरह इकलौता का मतलब होता है एक। मिसाल के तौर पर आप बोलोगे मेरे अंकल का इकलौता बेटा रेहान मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लिख दोगे ये, या मेरा मतलब बेहतरीन दोस्त है। अहदा होता है वादा करना। छट्टी का दूध याद दिलाना, सबको पता है कि मतलब मेरी वहाँ पे लड़ाई हुई थी, उस बंदे को मैंने छट्टी का दूध याद दिलाया थी। इसको आप अच्छी तरह से भेद बदलने का मतलब होता है नाटक करना, या मतलब मल्टीपल फेसेस रखना, तो यह भी आप लिख सकते हैं। जैसी करनी वैसी बननी, इसका मतलब है टिट फॉर टैट। एंड आप लिख सकते हैं कि अगर कोई गलत काम करता है तो उसके साथ गलती होता है, इसको अच्छी तरह से हम लिख सकते हैं जैसी करनी वैसी बननी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब अगर कोई गलत काम करता है और उल्टा जो उसको बोले कि भाई तू गलत कर रहा है, उसको अगर उल्टा वो सुनाना शुरू कर दे, उसको बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब आपका आता है ये हिस्ट्री, नहीं सॉरी, ये आता है लिटरेचर का पोर्शन, ठीक है, जो आपका लिटरेचर वाला पोर्शन है, जो आपका निसाबी किताब है, उसमें से आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन के। दर्ज झेल में से सिर्फ 3, आपको 3 के जवाब देने हैं। लियन शो ने अपने पहले हाथ में खुदा का नाम क्या लिखा था, आपको पता होगा बेटर। मुसलाती निज़ाम का मतलब क्या होता है, मैंने कल भी बताया था। मुसलाती निज़ाम होता है कम्युनिकेशन सिस्टम। मैंने आपका पेपर जो था आप उसमें देख लो, ये दोनों क्वेश्चन वहाँ पे करवाए थे। हिंदुस्तान की इस गिरफ्तारी की वजह से कौन कौन लोग परेशान है, ठीक है, ये भी आप लिखोगे। जबानों का अगर हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी की क्या हुसीयत है, ये भी हमने कल पढ़ा था। ऑल राइट, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। दर्ज झेल में से 2 सवालों का आपको 2 जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना। ठेकरे ने अपने एक किरदार के बारे में क्या लिखा है, डेफिनेटली आपको पता होगा बेहतर इसके बारे में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का असल नाम क्या था, ये भी हमने कल पढ़ा था। इसके ऊपर इनफैक्ट हमने पैसेज भी कर रखी थी। अंग्रेज़ों को वज़ीर आला के अफसाने सुनकर, वज़ीर अली के अफसाने सुनकर किस कारनामे की याद आई, तो आपको पता है वो जेम्स बॉन्ड की याद आई थी इसको। दर्ज झेल में से 2 सवालों के जवाब लिखिए। जुल्म को जुल्म की क्या लिखना आपको दर्ज झेल में, मैं दोबारा से निकालने की कोशिश करूँगा। दर्ज झेल में से 2 सवालों के जवाब लिखिए। जालिम को जुल्म की क्या सज़ा मिलती है, जालिम को जुल्म की बुरी ही सज़ा मिलती है। मीर तकी मीर ने इंसानी ज़िंदगी की क्या हकीकत लिखी है। मीर तकी मीर की जब आप गज़ल पढ़ेंगे तो तब आपको वहाँ पे बेहतर इसका पता चल जाए। जंग को अमन आलम का खून कहने का क्या मतलब है, तो जंग से कभी अमन नहीं आता, इसका मतलब है कि जंग अमन को बर्बाद करती है। ये हमने कल डिटेल में पढ़ी थी। दर्ज झेल में से 3 सवालों के मुख्तसर से जवाब लिखिए। कोई सूरत नज़र नहीं आती में लफ्ज़ सूरत का क्या मतलब है। सूरत का मतलब है रास्ता, मतलब कुछ नज़र नहीं आता। रास्ता का मतलब होता है कुछ अच्छाई चीज़ मुझे नज़र नहीं आती है। नज़म हमद में लफ्ज़ कारखाने से क्या मुराद है। कारखाने मतलब खुदा ने जो दुनिया बनाई है तो इसके एक कारखाने की मशाबत दी है उसने। नज़म नेकी और बदी से शायर का नज़म नेकी और बदी के शायर का नाम क्या है। डेफिनेटली जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा। कदम बढ़ाओ दोस्तों का क्या मतलब होता है कि ब्रदर कहता है कि ब्रदर ये मोटिवेशन कर रहा है कि आगे बढ़ते रहो, लाइफ में कुछ भी हो सकता है, आपको एक जगह पे नहीं रुकना है। जो भी होता है दर्द कुछ भी होता है, आपको आगे ही बढ़ना है लाइफ में। इतना होगा क्लियर। एंड ये था आपका आज का पेपर। आई होप कि जिन बच्चों ने आज का पेपर किया होगा उन्होंने अच्छा किया होगा। मैं तो उनके लिए ऑल द बेस्ट बोलूँगा। देखो पेपर की लेवल अगर हम देखें तो ना ये डिफ़िकल्ट था ना ये इजी था, ये एक मॉडरेट किस्म का था। ना ये डिफ़िकल्ट था ना ये इजी था, ये मॉडरेट था। अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं नियर अबाउट 60 to 70 के बीच में आ जाते हो तो मैं बोलूँगा आपने गुड स्कोर किया। 60 को काट के मैं लिखूँगा यहाँ पे 55 to 70 अगर आ रहे हैं आपके मार्क्स,
55 to 70 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपने शानदार इसमें प्रदर्शन किया, आपने बहुत ज़बरदस्त किया, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यही एक हो सकती है, आपको नेक्स्ट पेपर जो आपका आने वाला है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमने जो पढ़ाया था, आप अगर हमारा चेक करना चाहते हैं क्रॉस चेक, तो आपने पीछे भी किए थे, आप उसको जाके क्रॉस चेक करा सकते हैं। अच्छा पेपर था, मॉडरेट लेवल का पेपर था, तो जिसने किया ऑल दी बेस्ट, एंड इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, उर्दू ऑलमोस्ट सभी को पास हो जाते हैं। हमारी नई अनाउंसमेंट यह है कि हम ऑलरेडी इंग्लिश के भी मॉक टेस्ट ला रहे हैं आप लोगों के लिए, आप उसको भी रेगुलरली फॉलो करें और डेफिनेटली आपको एग्जाम में आएंगे वो भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू गाइस।